सबको प्रणाम और सुप्रभात। बच्चों, उपस्थित हूँ आप सबके बीच में लेकर फिर से वही विषय वस्तु, वही दीवाना दिल, मस्ताने आप और परवाना हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है इंग्लिश। रोज की तरह फिर उपस्थित हूँ आप सबके बीच में और फिर आज हम लोगों को ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वाला रूल पढ़ना है। चलिए आप और मैं स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 6। तो हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 6। किससे रिलेटेड है रूल नंबर 6? रूल नंबर 6 रिलेटेड है चेंज ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते किसको है? याद करो, प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न होता है। और ये दो तरह के होते हैं, याद आ रहा है? एक WH वर्ड्स से बनने वाले क्वेश्चंस और एक हेल्पिंग वर्ब्स से बनने वाले क्वेश्चंस। रिमेंबर, शुरू में हम बेसिक्स ऑफ ग्रामर नहीं पढ़ते ना, तो आज बहुत उलझी हुई होती है हमारी फाइल। लेकिन शुरू में हमने ग्रामर का जो बेस है बहुत ही मजबूत बनाया है, इसलिए हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए सारी चीजें फ्री फ्लोइंग रहेंगी, आराम से आएगी, एकदम स्मूथ। चलो भाई, तो इसके रूल लिखना स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 6 के बहुत सारे सब रूल है, मतलब इसमें ABCD या छोटे छोटे 1 2 3 4 बहुत सारे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रूल, सब रूल। रूल नंबर 6 के बहुत सारे सब रूल्स है। स्टार्ट कर रहा हूं मैं, आप लोग भी मेरे साथ लिखते जाओ। पहला, said to changes to asked या enquired of। say to, says to, will say to। देखना, हाँ, changes to, ask, asks, would ask, enquire of, enquires of, would enquire of। ये चेंजेस टू कॉमन है। तो ये रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 का पहला सब रूल। पहले सब रूल में 4 चीजें लिखिए। अगर सेंटेंस में सेड टू हो तो वो चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, और अगर इंक्वायरी टाइप का हो तो इंक्वायर्ड ऑफ में। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है आपको, वो ये कि आस्क के साथ आस्क का आस्क्ड हो जाएगा या आस्क का आस्क रहेगा। सिंगुलर हुआ तो आस्क्स होगा, वुड आस्क होगा, लेकिन आस्क के बाद आगे कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, सीधे व्यक्ति का नाम आएगा। ही आस्क्ड मी, फिर कहता हूं, ही आस्क्ड मी, है ना? ही आस्क्ड टू मी। इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है? उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी। उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड टू मी। बोलो इनमें से कौन सा वाला सही है? तो फर्स्ट वाला सही है, बाद वाला गलत है। ही आस्क्ड टू मी गलत है। जानबूझ के लिख के मैंने क्रॉस किया ताकि आपके मन में कुछ भी गलत संदेश न जाए, अथवा आप कुछ गलत ना उठा लो मेरे बोले में से। क्या सही है? ही आस्क्ड मी। आस्क नाम की वर्ब के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है, सीधे सीधे जिससे पूछा है उसका नाम यानी ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही है जिसने पूछा। किससे पूछा? मुझसे यानी मी। और क्या करा? वर्ब मी। ही आस्क्ड मी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट।
तो आस्क नाम की वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आया। आस्क और ऑब्जेक्ट के बीच में टू, ऑफ, ऐसा किसी भी तरह का कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। ठीक, तो बोलचाल की इंग्लिश भी सुधार लो। कभी आप बोलते हो कि सर माय फ्रेंड आस्क्ड टू मी, गलत, माय फ्रेंड आस्क्ड मी। आस्क के साथ कभी जस्ट बाद आस्क के प्रीपोजिशन नहीं आता इन जनरल सेंटेंसेस। ठीक, और इंक्वायर के बाद ऑफ आता ही है, इसलिए मैंने जो लिखा है उसमें आस्क को तो सिर्फ आस्क लिखा है, उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं है ना। आस्क के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं है, पर इंक्वायर के बाद प्रीपोजिशन है। इंक्वायर ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायर्स ऑफ, वुड इंक्वायर ऑफ। ठीक, इंक्वायर का अर्थ क्या होता है, पूछताछ की थी। तो आस्क यानी पूछना, और इंक्वायरी करना यानी कि पूछताछ करना। उसने मुझसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, आस्क है। और मैंने टीटीई से पूछा कि ये ट्रेन अगले किस स्टेशन पे उतरेगी, तो ये पूछताछ है ना। भाई बड़ौदा की अगली ट्रेन कितने बजे आएगी, ये पूछताछ है ना। बम्बई की टिकट कितने की है टिकट खिड़की पे, ये पूछताछ है ना। तो जहाँ जनरली इंक्वायरी होती है कि भाई अगली ट्रेन कब आने वाली है, मेरे दोस्त ने मुझसे ऐसे इंक्वायर किया कि भाई अगला पीरियड किसका लगेगा, आज क्लास टीचर एब्सेंट है तो उनकी जगह कौन ले रही है। तो एक जनरल इंक्वायरी काइंड ऑफ होती है ना, उसके लिए इंक्वायरी, और जो प्रॉपर क्वेश्चन होते हैं उनके लिए आस्क। ये बहुत ही बाल बराबर मामूली सा डिफरेंस है। ठीक, ज्यादातर तो हम इंक्वायर ऑफ का प्रयोग करते ही नहीं है, हर जगह आस्क का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, लेकिन अगर एनक्वायर नाम की वर्ब का प्रयोग करते हो आस्क की जगह, तो फिर एनक्वायर के साथ ऑफ नाम का प्रीपोजिशन आएगा, आस्क के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। तो जो लिखा है बहुत ही व्यवस्थित सोच समझ के, और किसी तरह के कंफ्यूजन को जन्म न हो उस अंदाज में और उस लहजे में लिखा है। क्लियर। तो अगर डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस में सेड टू हो, तो इनडायरेक्ट में वो सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। सीधा सा रूल है, सेड टू में सेड पास्ट है तो ये भी पास्ट, इंक्वायर्ड, आस्क्ड। अगर ये से टू है, अगर डायरेक्ट स्पीच ही प्रेजेंट टेंस में हो से टू, तो ये आस्क या इंक्वायर हो जाएगा। अगर सेज हो सिंगुलर के साथ एस लगता है, तो ये आस्क्स या इंक्वायर्स हो जाएगा। और अगर फ्यूचर टेंस हो, डायरेक्ट स्पीच में जो बाहर डायरेक्ट स्पीच का जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बीच में सेंटेंस है, उसके पहले जो आता है राम विल से टू श्याम, वो अगर इस फॉर्मेट में हो विल से टू, तो फिर वो चेंज हो जाएगा वुड आस्क में, विल का वुड और आस्क का आस्क ही रहेगा। और अगर इंक्वायरी है तो वुड इंक्वायर ऑफ। इसलिए ये चार कोई अलग अलग नहीं है, जैसा क्वेश्चन में दिया हो उसके अनुरूप चेंज हो जाएगा। सेड टू आस्क्ड में, से टू आस्क में, सेज टू आस्क्स में, और विल से टू वुड आस्क में। ठीक, और अगर कोई इंक्वायरी वाला सेंटेंस हुआ तो वुड इंक्वायर ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायर ऑफ, इंक्वायर्स ऑफ। ठीक, ये वाले का प्रयोग कम होगा, ये जो मैं गोला लगा रहा हूं अभी, इसका प्रयोग जनरली कम होता है। कब करते हैं इंक्वायर वाले का प्रयोग, जब पूछताछ यानी जनरल पूछताछ, कुछ टिकट खिड़की पे हो, अगला पीरियड किसका है, अगली ट्रेन कब आएगी, है ना, बस कंडक्टर से कुछ पूछना हो, जनरल पूछताछ। अदरवाइज हम इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, वो जो जनरल पूछताछ है बस कंडक्टर से, उसमें भी अगर हम आस्क का प्रयोग कर दें तो कोई गलत नहीं है। तो अगर आप चाहो कि सर हम तो हर जगह आस्क का ही प्रयोग करना चाहते हैं, हम ये इंक्वायर वाला पोर्शन यूज ही नहीं करना चाहते हैं, तो आपकी इच्छा पे है, पर बताना मेरा कर्तव्य है। ठीक, पूरा भेद प्रभेद पूरे डिफरेंस बता दिए। अब एक खास बात जो आपको याद कर लेनी है, आस्क जब भी आएगा तो सिर्फ अकेला आएगा, उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं चिपकेगा। लेकिन अगर इंक्वायर का यूज कर रहे हो तो ऑफ नाम का प्रीपोजिशन आएगा। सर टू क्यों नहीं आएगा, टू गलत है। ही इंक्वायर्ड टू मी, नहीं, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, उसने मुझसे पूछा। आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम, मैंने उससे पूछा। इंक्वायर के साथ ऑफ आते ही है ना। कुछ ऐसे रूल्स होते हैं ग्रामर के जिसमें कुछ वर्ब के साथ पर्टिकुलर प्रीपोजिशन आते ही है, जैसे कि ही डाइड ऑफ हंगर, डाई ऑफ, देयर विल बी हॉलीडे ऑन अकाउंट ऑफ दिवाली, अकाउंट ऑफ, है ना, डाई ऑफ, अकाउंट ऑफ। उसी तरह यहाँ पर इंक्वायर ऑफ। लैंग्वेज के तगड़े कंसेप्ट पढ़ने की भावना रखने वाले बच्चों, समझ में आया इतना पूरा, एकदम पूरा, बहुत बढ़िया। तो भैया रूल नंबर 6, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का चेंज कैसे होता है। तो एक जनरल बात की कि भाई दो तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड वाले और हेल्पिंग वर्ब वाले।
उन पे आगे और आऊंगा, मैं अच्छे से बात करूंगा, उसको वहीं रोक दो अभी। फिर रूल नंबर 6 का पहला रूल कि इसमें जो सेट टू वर्ड आता है बाहर वो आस्क में चेंज हो जाता है। अभी इतना अच्छे से आ गया। अब इसके रूल नंबर सेकंड पे आओ, 6 के सेकंड सब पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट है, लिखते जाओ। रूल ऑफ टेंस इज एप्लीकेबल। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अगर डायरेक्ट स्पीच में हो और उनको इनडायरेक्ट स्पीच में अगर कन्वर्ट करना हो तो टेंस का रूल एप्लीकेबल होता है। रूल ऑफ टेंस इज परफेक्टली एप्लीकेबल। मतलब प्रेजेंट टू पास्ट, पास्ट टू पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर का वुड हो जाता है ना। प्रेजेंट के चारों पास्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग चारों में कन्वर्ट होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ठीक, परफेक्ट परफेक्ट ही रहेगा, परफेक्ट कंटिन्यूस ही रहेगा, और फ्यूचर के सारे कंडीशनल हो जाएंगे, विल के वर्ड हो जाएंगे। वो जो टेंस का रूल है वो यहाँ पर एप्लीकेबल रहेगा रहेगा। देखो इसके पहले जो इम्पेरेटिव था वहां पर एप्लीकेबल नहीं था, है ना, और इंटरोगेटिव में एप्लीकेबल वापस हो गया है। शुरू से एप्लीकेबल था, इम्पेरेटिव में थोड़ा एक्सेप्शन था कि वहां एप्लीकेबल नहीं होता है, इंटरोगेटिव में वापस एप्लीकेबल हो गया। बहुत अच्छा। फिर इसका तीसरा सब रूल याद रखना है, सारे रूल। ठीक, तीसरा सब रूल, दैट कंजंक्शन इज नॉट यूज्ड। जो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाते थे ना अभी तक, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता है ना, याद रखना। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में दैट नाम का कंजंक्शन यूज नहीं होता। तो उसकी जगह क्या यूज होता है, तो उसकी जगह यूज होता है, अपन बात करते हैं। अब उसकी जगह क्या यूज होता है ये अपन देखेंगे। उसके पहले एक रूल है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज कन्वर्टेड इनटू डिक्लेरेटरी, या यूं कहें assertive सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन करते हैं तो वो फिर अब इंटरोगेटिव नहीं बचता है, अब उसको एक असर्टिव सेंटेंस बनाना पड़ता है। असर्टिव मतलब वो डिक्लेरेटरी, यानी कि उसको अब क्वेश्चन नहीं रहने देना है, क्योंकि क्वेश्चन तो उसने पूछा था। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होते क्या है कि उसने जब जो बात कही थी वो मैं आज उसकी बात को अपने शब्दों में किसी दूसरे को बता रहा हूं। तो अगर उसने उस समय कोई बात कही थी और वो बात प्रश्न थी, इंटरोगेटिव थी, डायरेक्ट स्पीच, उसे अगर मैं अपने शब्दों में इनडायरेक्ट स्पीच में बताऊंगा तो उसी के शब्दों में जब मैं कह नहीं रहा हूं तो एग्जैक्टली क्वेश्चन भी नहीं पूछूंगा, उसने ऐसी बात बताई थी, बस ये बात थी। जैसे उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। राम ने श्याम से कहा था क्या तुम कल आओगे। राम ने श्याम से कहा था क्या तुम कल आओगे, ये डायरेक्ट स्पीच है ना। और ये बात मैंने राम को श्याम से कहते हुए सुनी थी, और ये बात मैंने सुनी, और एक महीने बाद जाके ये बात मैंने घनश्याम को बताई कि राम ने श्याम से क्या कहा था। तो मैं उसको बता रहा हूँ, इनडायरेक्ट स्पीच सुनना हिंदी में। भाई राम ने श्याम से कहा था कि वो, राम ने श्याम से कहा था कि वो आने वाला था या नहीं। राम ने श्याम से कहा था कि वो आने वाला था या नहीं। ठीक, यानी राम ने श्याम से पूछा था, कहा था भी नहीं, पूछा था कि वो आने वाला था कि नहीं, है ना। इसमें प्रश्न का आभास तो हो जाएगा कि ये प्रश्न है, लेकिन एग्जैक्टली ये प्रश्न नहीं बने रहेगा। एग्जैक्टली प्रश्न कैसे बनेगा, राम ने श्याम से कहा था कि कल तो आने वाला है क्या, तो फिर तो डायरेक्ट स्पीच ही हो गया ना। अगर प्रश्न को प्रश्न ही रहने दिया, इंटरोगेटिव जो डायरेक्ट स्पीच में था अगर उसको इनडायरेक्ट में भी इंटरोगेटिव ही रहने दिया तो फिर तो वो डायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच ही रहेगा, फिर तो इनडायरेक्ट हो नहीं पाएगा। इनडायरेक्ट तो तब होगा जब उसके प्रश्न को मैं एक बात बना दूं कि उसने ऐसा पूछा था, है ना। किसी की कही बात को रिपोर्ट करना, रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच।
तो जब मैं रिपोर्ट करूंगा, लॉजिक बता रहा हूं आपको, है ना, सीधे भी रटा सकता था कि भाई इंटेरोगेटिव असर्टिव होता है, इंटेरोगेटिव असर्टिव होता है, इंटेरोगेटिव असर्टिव होता है, इतरा इतरा के क्या मजा आता है यार। लॉजिक दो सर, लॉजिक से काम होता है। चलो भाई परफेक्ट। तो लॉजिक क्या है कि तब जो प्रश्न पूछा गया था, आज जब उसकी उस बात को मैं किसी और को बता रहा हूं तो अब वो प्रश्न नहीं बचा है, अब वो एक बात है कि उसने कही थी। ठीक, इसलिए अब वो बात एक नॉर्मल बात होगी, इसलिए अब वो प्रश्न नहीं बचेगी, अब वो एक असर्टिव सेंटेंस बन जाएगी। जब मैं इसके एग्जाम्पल कराऊंगा ना, तब फिर बार बार ये रूल बोलूंगा, तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, है ना। अभी चिंता ही मत करो। फिर भी ये लॉजिक देना मेरी जिम्मेदारी थी, नैतिक जिम्मेदारी थी। ओनली अ टीचर नोज व्हाट ही इज डूइंग। तो चिंता ही मत करो, ये सही पढ़ा हमने। पांचवा पॉइंट लिखो, क्वेश्चन मार्क इज रिप्लेस्ड बाय पीरियड, यानी कि फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क इज रिप्लेस्ड बाय, क्यों? क्योंकि अब इंटरोगेटिव सेंटेंस असर्टिव हो गया है, तो इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगता है डायरेक्ट स्पीच में, पर चूंकि अब इनडायरेक्ट स्पीच में हमने उसको असर्टिव बना दिया है, तो असर्टिव स्टेटमेंट्स में तो या असर्टिव सेंटेंसेस में तो फुल स्टॉप लगता है, इसलिए क्वेश्चन मार्क इज रिप्लेस्ड बाय फुल स्टॉप। रूल नंबर 5। रूल नंबर 6 के सब रूल 5 पे आ गए हम लोग। चलो फिर है, फिर है दैट कंजंक्शन। दैट नाम का जो कंजंक्शन है, अगर वो यूज नहीं होता है तो उसकी जगह क्या यूज होता है? तो दैट की जगह, दैट की जगह हेल्पिंग वर्ब वाले जो क्वेश्चंस हैं और डब्ल्यू एच वर्ड से बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं, उनमें इफ या वेदर, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, जबकि डब्ल्यू एच वर्ड वाले क्वेश्चंस में द सेम डब्ल्यू एच वर्ड वर्क्स एज कंजंक्शन। ठीक, जिस तरीके से मैंने लिखा है, दैट इन प्लेस ऑफ दैट, इन प्लेस ऑफ दैट मीन्स जनरली हम क्या यूज करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन करते समय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं और उसकी जगह लिखते हैं दैट। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में दैट की जगह पर, यानी इन प्लेस ऑफ दैट, छठे नंबर के पॉइंट को देखना, मैं जिसे बोल रहा हूँ उस नजरिए से, इंटरोगेटिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग न करते हुए, यानी कि इन प्लेस ऑफ दैट, दैट की जगह पर हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। लेकिन तब जब हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला हो, और अगर हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड वाले क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा हो, तो फिर हम उसी डब्ल्यू एच वर्ड को कंजंक्शन के तौर पे यूज कर लेंगे, तब तो इफ और वेदर का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक, अब इफ का प्रयोग कब और वेदर का प्रयोग कब ये भी बता दूंगा, हर एक चीज बता दूंगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, जान मैं लगा दूंगा, आपको भी मेरे साथ लगानी है। लेकिन ये क्या लिखा है समझ में आया? लिखा हुआ कहना क्या चाह रहे हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो दैट लगाने की बजाय, जो कि हम जनरली लगाते हैं, लेकिन यहां पर दैट लगाने की बजाय, यानी कि इन प्लेस ऑफ दैट, अगर हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन है तो इफ और वेदर लगा देंगे, और डब्ल्यू एच वर्ड वाले क्वेश्चन है तो द सेम डब्ल्यू एच वर्ड जिससे क्वेश्चन बना है वही कंजंक्शन का काम कर जाएगा, उसको हटाने की जरूरत ही नहीं। ठीक, आया? कहना क्या चाह रही है समझ में आया? स्क्रीनशॉट लिया आप लोगों ने फटाफट से?
या कॉपी में उतार लो। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्जन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। रूल नंबर 1 सेड वाला था, सेड चेंजेस, सेड टू चेंजेस टू इंक्वायर्ड या आस्क्ड, इंक्वायर्ड ऑफ या आस्क्ड, और बाकी रूल नंबर 2 से लेके 6 तक, सब रूल 2 to 6। चलो भाई, अब इफ और वेदर का प्रयोग कब करते हैं? इफ का प्रयोग हमेशा करते हैं, जब चाहो तब कर लो। वेदर का प्रयोग भी आप जब चाहे तब कर लो। पर मेरे टीचर ने मुझे ये बताया था कि वेदर का प्रयोग जनरली जब प्रश्न ऐसा हो कि उसमें कोई ऑप्शन हो, तो वेदर का प्रयोग करना चाहिए। देखो, एक और मजेदार होमोनिम्स बताता हूँ आपको, होमोनिम्स या सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। WITHER, वेदर। WEATHER, वेदर। और WHETHER, वेदर। विदर का अर्थ होता है मुरझाना, फूल मुरझा जाता है, तो द फ्लावर हैज विदर्ड, मुरझाना। वेदर यानी कि मौसम, सुना है सब लोगों ने। और ये वेदर यानी कि काश के सेंस में है ना। वेदर ये लोगे या वो, इनफैक्ट काश भी मत लिखो आप, अथवा के सेंस में ये लोगे या वो लोगे, मतलब जिसमें काश यानी जिसकी संभावना हो, जिसकी पॉसिबिलिटी हो पर कंफर्मेशन ना हो, ये कि ये ऐसा होगा या वैसा होगा। इफ के सेंस में आता है वेदर भी, एग्जैक्टली काश तो नहीं बोल सकते, पर हाँ ठीक है। चलो, तो ये 3 वेदर है। वेदर, वेदर, वेदर मतलब तकरीबन सिमिलर साउंडिंग है। उनमें से अपन ने कौन सा लिया है यहाँ पे? हम जिस वेदर की बात कर रहे हैं वो ये वाला वेदर है, ये WHETHER। स्पेलिंग में जरा भी गलती मत करना बच्चे। चलो, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इफ और वेदर में क्या अंतर है। जैसे मैंने प्रश्न पूछा कि राज सेड टू सिमरन, व्हाट विल यू टेक, टी और कॉफी? या डू यू लाइक टी और कॉफी, अपने को हेल्पिंग वर्ब वाला बनाना है। तो राज सेड टू सिमरन, डू यू लाइक टी और कॉफी। अच्छा, डू यू लाइक किससे हो रहा है ये सेंटेंस स्टार्ट? डू से। डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, WH तो नहीं है ना, WH नहीं है, मतलब हेल्पिंग वर्ब है। हाँ, क्वेश्चन भी है और WH भी नहीं है। क्वेश्चन तो है पर WH नहीं है, इसका मतलब ये क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब वाला है। ऐसे लॉजिक लगा लिया करना। हेल्पिंग वर्ब डू है, अब होगा क्या? हेल्पिंग वर्ब तो इसमें से चली जाएगी और हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या आ जाएगा? दैट। नहीं, दैट भी नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा? इफ या वेदर। अब देखो, डू यू लाइक टी और कॉफी, इसमें ऑप्शन है क्या? टी और कॉफी। तो इस वाले में अपन कैसे बनाएंगे? राज आस्क्ड सिमरन वेदर शी लाइक्ड टी और कॉफी। ठीक, यहाँ अगर अपन इफ भी लगा देते कि राज आस्क्ड सिमरन इफ शी लाइक्ड टी और कॉफी, तो भी गलत नहीं हो जाता है ना। तो वेदर और इफ दोनों इंटरचेंजेबल है, जब चाहो तब वेदर इस्तेमाल कर लो, जब चाहे जब इफ इस्तेमाल कर लो। ऐसा आम अंग्रेजी पढ़ाने वाले बोलते हैं, पर मेरे टीचर, तो बहुत बड़े बड़े टीचर से पढ़ा हूँ इंग्लिश, भगवान की कृपा रही है, दे वर ऑल ग्रेट इंग्लिश टीचर्स। तो जिनसे मैं पढ़ा हूँ उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा, ये इफ और वेदर में इफ का प्रयोग तो जनरली करना हमेशा, और वेदर का प्रयोग बहुत सोच समझ के कभी कभार करना। कब करना? कि जहां क्वेश्चन हो और क्वेश्चन में चॉइस हो दो चीजों में, है ना। या प्रॉपरली चॉइस न भी नजर आए, लेकिन दूसरा दूसरा जो चॉइस है वो इम्प्लाइड हो, है ना। जैसे कि शी सेड टू मी विल इट रेन टुडे, तो अब इस क्वेश्चन में विल इट रेन टुडे और नॉट, ये और नॉट लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी होगी या नहीं होगी इसमें कहीं ना कहीं इम्प्लाइड है। तो शी आस्क्ड मी वेदर इट वुड रेन दैट डे और नॉट, तो और नॉट लिखने की जरूरत नहीं, वेदर इट वुड रेन दैट डे। ठीक, तो यहाँ भी वेदर का प्रयोग कर सकते हैं, पर सर क्वेश्चन में तो था विल इट रेन टुडे, और वाला कोई ऑप्शन तो था ही नहीं। लेकिन कभी कभी हम वो और वाला ऑप्शन इम्प्लाइडली अगर निकाल लें, अगर इंटेलिजेंट हमारा इंटेलिजेंस शार्प है और हमको समझ आए कि हाँ यहाँ पे कहीं ना कहीं और गर्भित है, इम्प्लाइड है यहाँ पे, और तो भी आप वेदर का प्रयोग कर सकते हो। जहाँ और दे ही रखा हो, टी और कॉफी, क्रिकेट और हॉकी, तो भी आप वेदर का प्रयोग कर सकते हो। ठीक, और आप चाहो तो इफ का भी प्रयोग कर लो वहां पे, लेकिन वेदर का प्रयोग बहुत ही लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस में करना चाहिए। ऐसा बहुत ही अति इंग्लिश के बड़े विद्वान जिन्होंने बहुत किताबें लिखी, हमारे टीचर थे, उनसे हमने सीखा है। चलो भाई, डन डना डन।
तगड़ा काम हो गया, सारे रूल हो गए, कॉपी में लिख लिए। अब सर प्रैक्टिस करा दो हमारी। प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस में तो मैं रगड़ दूंगा आपको, चिंता ही मत करो। कर ही रहे हैं अपन रोज भयानक वाली प्रैक्टिस। 100 से ऊपर हमारे सेंटेंसेस हो जाएंगे, चिंता ही मत करो। हो चुके होंगे, बल्कि तकरीबन 100 के आसपास होंगे। आज 100 से ऊपर निकल जाएंगे अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। एक्टिव पैसिव में भी 100 से ऊपर निकले होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी 100 से ऊपर निकले होंगे। चलो पहले हम सेंटेंस बनाते हैं। अब देखो इसमें भी दो तरह के सेंटेंस बनाऊंगा मैं। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। हम लेंगे एग्जाम्पल्स। चलो पहला एग्जाम्पल। अच्छा हेल्पिंग वर्ब लिख दो पहले ऊपर में। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब के बनाएंगे हम? सबकी जितनी हमको समझ पड़ती है उतनी सबकी बना लेंगे। इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डस, हैव, हैड। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चाहो तो डिड का भी बना लेंगे। ठीक, इतने में तो हो जाएगा काम। 10 हो जाएंगे भाई सेंटेंस। हर एक हेल्पिंग वर्ब का एक एग्जाम्पल बना दूंगा ताकि आपका कोई हाथ नहीं रोके, है ना। 2 एग्जाम्पल देके खत्म नहीं करूंगा मैं। 10 हेल्पिंग वर्ब लिए, 10 का एक एक बनाऊंगा। चलो जरा करना तो मेरे साथ। पहला लिखो, पहला सेंटेंस यहीं से लेते हैं। अली सेड टू अफजल, अली सेड टू अफजल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इज इट अ गुड डील, इज इट अ गुड डील। दूसरा लिखो, बादशाह सेड टू ब्रिजेश, बादशाह सेड टू ब्रिजेश। वैसे विनोद से भी कह सकता था, विनोद फेमस है बहुत आजकल। विनोद, बादशाह सेड टू ब्रिजेश, एम आई अ फूल, मैं तेरे को पागल लग रहा हूँ? एम आई अ फूल, या मैं पागल हूँ? एम आई अ फूल। देखो आप, और थोड़ा सा टैलेंट भी पकड़ना आज, है ना। टैलेंट आप में और मुझ में कितना है, अपन लोगों में कितना टैलेंट है, पकड़ में आ जाए तो ध्यान रखना बस। चिंटू सेड टू चित्रा, चिंटू सेड टू चित्रा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू कमिंग विथ अस, आर यू कमिंग विथ अस। चौथा लिखो, डैनी, डी ए डबल एन वाई, डैनी सेड टू दृष्टि, दृष्टि, डैनी सेड टू दृष्टि, was दुर्गेश द कल्प्रिट, was दुर्गेश द कल्प्रिट, कल्प्रिट यानी अपराधी, क्या दुर्गेश अपराधी था? चलो अब ये 4 सेंटेंस लिए, इन चारों सेंटेंसेस का मैं आंसर देता हूँ आपको। ये चारों डायरेक्ट स्पीच में है, अपन इनका इनडायरेक्ट करेंगे। जवाब देख लो, पहला सेंटेंस इज का है, दूसरा एम का है, तीसरा आर का है, चौथा वॉस का है। तो इज, एम, आर, वॉज, ये चारों सेंटेंस हो जाएंगे हमारे। नीचे जितनी हेल्पिंग वर्ब लिखी है मैंने ऊपर हेडिंग के नीचे, वो सबके बनाऊंगा फटाफट से। अली सेड टू अफजल, अब रूल नंबर 1, सेड टू चेंजेस टू आस्क्ड। ठीक है, तो अली आस्क्ड अफजल। ठीक है, अली आस्क्ड अफजल। आया?
बहुत अच्छा। अब अंदर का इज हट जाएगा और हेल्पिंग वर्ब वाले जो वर्ड्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाले जो सेंटेंस, उसमें इफ या वेदर आएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप इफ का भी प्रयोग कर सकते हो और वेदर का भी, क्योंकि ये गुड डील है या नहीं और नॉट इसमें है कहीं ना कहीं, है ना, तो आप इसमें वेदर का ही प्रयोग कर सकते हो, इफ का भी। अपन तो इफ का ही करते हैं। तो अली आस्क्ड अफजल इफ, अच्छा इट क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन रिमेन्स सेम, तो इफ इट। अच्छा अब ये जो इज है, ये इज इधर आएगा और क्या बन के आएगा, वॉज। इफ इट वॉज, क्यों, इज इट अ गुड डील, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंटेरोगेटिव है, तो जब ये चेंज होगा तो पास्ट इंडेफिनेट में होगा। ओ अब समझ में आया सर, आप जब टेंस पढ़ा रहे थे तब आपने सिर्फ 12 टेंस नहीं पढ़ाए, आपने 48 टेंस पढ़ाए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसका पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसी तरह बचे हुए 12 टेंस के भी हर एक के 4-4। ये लॉजिक था, और सर हमको लग रहा था कि सर आप क्यों करा रहे हो ये सब कुछ। अब समझ में आया। आप हमेशा बोलते हो ना सर, ओनली द टीचर नोज व्हाट ही इज डूइंग विथ हिज स्टूडेंट्स, दिस इज नाउ प्रूवन है। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब टेंस वाला रूल क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट, और ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव, तो इसका कन्वर्जन भी किसमें होगा, पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव में। पर इंट्रोगेटिव तो इंट्रोगेटिव रहता ही नहीं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वो असर्टिव बन जाता है। ठीक, तो अपन ने इज की जगह इफ लेके फिर इज का जो वॉज किया है वो बाद में इधर डाला है, इट के बाद। तो अली आस्क्ड अफजल इफ इट वॉज अ गुड डील, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। दिस इज द आंसर, और दुनिया की कोई ताकत इसको गलत साबित कर दे। अली आस्क्ड अफजल इफ इट वॉज अ गुड डील या वेदर इट वॉज अ गुड डील, दोनों सही है। चलो, कॉन्फिडेंस की कीमत है बेटा हर जगह, खुद पे बहुत रखना, और तभी आता है जब कंटेंट मजबूत हो। गुब्बारे में हवा भरी हो तो नहीं आता, है ना, पूरा कंटेंट ठोस, उसके लिए अपन आप मेहनत करते हैं बहुत। तो बादशाह सेड टू ब्रिजेश, रूल क्या है, बादशाह आस्क्ड ब्रिजेश, कैसे मालूम पड़ा, क्वेश्चन है ना तो आस्क करना है। बादशाह आस्क्ड ब्रिजेश इफ, ठीक है, इफ आई का क्या हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वो वाला रूल तो लगेगा ही, प्रोनाउन वाला। तो बादशाह आस्क्ड ब्रिजेश इफ ही, आई का ही हो जाएगा क्योंकि बादशाह के संबंध में बात है, बादशाह ने अपने बारे में पूछा था, तो बादशाह आस्क्ड ब्रिजेश इफ ही, ठीक, क्योंकि बादशाह थर्ड पर्सन है अभी, तो थर्ड पर्सन अगर आए है तो वो जब चेंज होगा इंडायरेक्ट में तो ही हो जाएगा या शी हो जाएगा, तो चूंकि बादशाह जेंट्स में आता है इसलिए ही होगा, मेल है। तो बादशाह आस्क्ड ब्रिजेश इफ ही, एम का भी वॉज हो जाएगा, इज एम आर का वॉज वरी तो होगा पास्ट, एम आई अ फूल अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसका पास्ट इंडेफिनिट है, ही वॉज अ फूल, इफ ही वॉज अ फूल। एम भी इजी का रूप है, एम इज आर ये सब इज के ही रूप है, और इज का बनता है वॉज या वर, है ना, एम आई के लिए है, आर प्लूरल के लिए, इज सिंगुलर के लिए, ये सब बी के रूप है, बी बी धातु के, बताया था मैंने, बी नाम की वर्ब होती है उसके सब रूप है, ये इज एम आर वॉज वर ये सब बी के फॉर्म है, बीन बीइंग। चलो, चिंटू आस्क्ड, चिंटू आस्क्ड चित्रा इफ, अच्छा यहाँ पे यू है, यू किसके हिसाब से चेंज होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट है चित्रा, चित्रा तो थर्ड पर्सन है, तो फिर यू का ही हो जाना चाहिए, पर चित्रा तो लड़की है तो शी हो जाना चाहिए, तो इसका क्या बनेगा, चिंटू आस्क्ड चित्रा इफ शी, आर यू कमिंग विथ अस, आर यू कमिंग विथ अस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस मतलब वॉज वर गोइंग, वॉज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी आईएनजी फॉर्म, तो चिंटू आस्क्ड चित्रा इफ शी वॉज, कम का गो होता है, याद करो, हमने रूल्स पढ़े थे, दिस का दैट, हियर का देयर, कम का गो, तो कमिंग का गोइंग हो जाएगा। आया समझ, क्या बारीक बात है, ये कितना परफेक्ट सेंटेंस है, इसमें बहुत सारे रूल लग जाएंगे,
इंट्रोगेटिव वाला रूल भी लग जाएगा, इफ और वेदर आएगा, असर्टिव सेंटेंस भी बनाना है, प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट भी करना है, कम का गो भी करना है, और प्रोनाउन भी चेंज करने हैं, है ना। मजा आ जाए यार, ये सेंटेंस आ जाए एग्जाम में तो, और अपना बच्चा सारा रूल जो पढ़ा हुआ है एक एक करके लगा दिए, कंपाउंड एंट्रीज, है ना, फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन की। तो चिंटू आस्क्ड चित्रा इफ शी वाज गोइंग विथ, और अस का क्या हो जाएगा, अस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चिंटू है, तो चिंटू के अकॉर्डिंग चेंज हो गया अस, चिंटू क्या है थर्ड पर्सन, तो अस का थर्ड पर्सन क्या होता है, अस का थर्ड पर्सन ही शी देम हिम हर, तो चूंकि अस प्लूरल है तो इसका थर्ड पर्सन भी प्लूरल होगा, अस का थर्ड पर्सन प्लूरल देम, तो इफ शी वाज गोइंग विथ देम, ये इनडायरेक्ट स्पीच। बाबा, चिंटू आस्क्ड चित्रा इफ या वेदर दोनों चलेगा, हाँ, इफ शी वॉज गोइंग विथ देम। अगला है डैनी सेड टू दृष्टि, नाम में कुछ नहीं रखा है ना, नाम पे मत जाना, घबराना मत नाम के नाम से। डैनी आस्क्ड दृष्टि, दृष्टि, डैनी आस्क्ड दृष्टि इफ दुर्गेश, अब फटाफट से ऊपर का सेंटेंस देखो, वॉज दुर्गेश द कल्प्रिट, वॉज दुर्गेश द कल्प्रिट, ये कौन सा टेंस है, वॉज दुर्गेश द कल्प्रिट, ये सर है पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव, तो पास्ट इंडेफिनिट तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में तो वर्ब का थर्ड फॉर्म और हैड आता है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका मतलब यहाँ वॉज नहीं आएगा, यहाँ हैड आएगा इनडायरेक्ट में। तो डैनी आस्क्ड दृष्टि इफ दुर्गेश हैड, है ना, हैड आएगा, फिर वॉज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वॉज का थर्ड फॉर्म होता है बीन, इफ दुर्गेश हैड बीन द कल्प्रिट, फुल स्टॉप, इनडायरेक्ट स्पीच। लो सर आपने बताया था बी वॉज बीन, इज वॉज बीन, ये बी नाम की और इज नाम की जो वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है। अब मुझे बताओ इस सेंटेंस में डैनी सेड टू दृष्टि में ये वॉज दुर्गेश द कल्प्रिट, वॉज मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है, यही मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब का भी काम कर रही है, अब चूंकि ये मेन वर्ब का भी काम कर रही है ना, इधर देखो आप, इज का वॉज हुआ, एम का वॉज हुआ, आर का वॉज हुआ, तो इस वॉज का भी तो कुछ होगा, वॉज का क्या होगा, सबका थर्ड फॉर्म, तो वॉज का थर्ड फॉर्म बीन आया। देखो ऊपर इस का वॉज क्यों हुआ था, यहाँ पर इस का वॉज, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म था, फर्स्ट फॉर्म चेंजेस टू सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज होता है, तो सेकंड फॉर्म वॉज है, यहाँ पर भी एम का सेकंड फॉर्म वॉज है, यहाँ पर आर यू कमिंग विथ अस, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस हुआ है, तो पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर ही आता है, इसलिए हैड आता ही नहीं है, और बीन भी नहीं आता है, इसलिए वॉज हुआ। लेकिन ये चौथा वाला जो सेंटेंस है डैनी सेड टू दृष्टि, इसमें वॉज नाम की हेल्पिंग वर्ब और यही इस सेंटेंस की मेन वर्ब भी है ना, क्योंकि और कोई वर्ब ही नहीं, वॉज दुर्गेश द कल्प्रिट, इतने पूरे सेंटेंस में ये जो ब्रैकेट में बस उसी की बात कर रहे हैं, वॉज दुर्गेश द कल्प्रिट, इस पूरे क्लॉज या सेंटेंस में वॉज अकेली वर्ब है, तो यही मेन वर्ब है और यही हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि आमतौर पर तो ये हेल्पिंग रहती है पर यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है ना। बहुत अच्छा। अब जब इसको पास्ट इंडेफिनिट होने के कारण पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में एक अलग से हेल्पिंग वर्ब आती है हैड, तो हैड भी लिखना पड़ी हमको, तो डैनी आस्क्ड दृष्टि इफ दुर्गेश हैड, और फिर ये जो वॉज नाम की वर्ब है इसका भी तो थर्ड फॉर्म करो, तो ये सेकंड फॉर्म में इसका थर्ड फॉर्म होता है बीन, तो इफ दुर्गेश हैड बीन द कल्प्रिट, ये इसका सही जवाब है, कोई गलत साबित कर दे। आया समझ, बात मेरे साबित करने आपकी साबित करने की नहीं, बात यह है कि हमको सही पढ़ना है, सही पढ़ेंगे सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। क्या दादा, बालक बालिकाओं समझ में आया, पार परफेक्शन प्रीमियम, है ना, पार से भी प्रीमियम जाना है अपने को, ऊपर निकलना है। चलो भाई, ये हो गया हमारी चार सेंटेंस, इज एम आर
और वॉस के। अब फटाफट से अगले सेंटेंसेस पे आते हैं। पांचवा लिखो। अब आपको पता है हेडिंग क्या चल रही है, फटाफट लिखो लिखो पांचवा सेंटेंस। चलो, ऐशा सेड टू एरिका, ऐशा ESH सेड टू एरिका, वर दे एंजॉइंग द पार्टी, वर दे एंजॉइंग द पार्टी। छठा सेंटेंस लिखो। फ्रेडरिक सेड टू फातिमा, फ्रेडरिक सेड टू फातिमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू रिमेंबर मी, डू यू रिमेंबर मी। देखो यहाँ वर हो गया, वॉज वर, फिर नीचे डू हो गया। सेवेंथ एग्जाम्पल, गणेश सेड टू गायतोंडे, गणेश सेड टू गायतोंडे, डज गौरव गिगल एट माई जोक्स, डज गौरव गिगल एट माई जोक्स। जॉक्स ऐसा फैलता है ना, माहौल बनता है, बच्चा याद हो, जॉक्स। अच्छा, गणेश सेट्टू गायतोंडे, इससे आप कहीं और ही पहुंच गए हो। सब समझता हूँ बेटा मैं, क्या चल रहा है आजकल के ज़माने में। बहुत वेब सीरीज देख रहे हो आप लोग, गलत है ना, देखना नहीं। बंद कर दो, मेरे कहने से तो आप वैसे भी नहीं करोगे, बट आई इंसिस्ट कि आप मत देखो, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। फिर है, हरीश सेड टू हितेश, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हैव यू हैंडल्ड द हॉर्स, हैव यू हैंडल्ड द हॉर्स, क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, मैंने कहा था आपको टैलेंट पकड़ना है ना, आप में और मेरे में कितना टैलेंट है, अपन कुछ कर रहे हैं आज, और आपको अगर नजर आए कि क्या कर रहे हैं तो बताना मुझे, है ना। आपका आईक्यू शार्प है, लॉजिकल रीजनिंग वाले हो, मैं जो कर रहा हूँ मैं तो अपने आईक्यू के हिसाब से कर रहा हूँ, है ना। आई एम ट्राइंग टू वर्क एट अ हायर आईक्यू लेवल। आप पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे, वो महत्व की बात है, यानी कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर। मतलब सेंटेंस तो कोई से भी बना सकते थे, लेकिन उन सेंटेंस में भी हमने एक क्रिएटिविटी डाल दी है। अब वो क्रिएटिविटी क्या डाली है ये आपको देखना है ना। किसने डाली है, मैंने डाली ऑब्वियसली। चलो, ऐशा सेड टू एरिका, क्वेश्चन है, ऐशा आस्क्ड एरिका, तो ऐशा आस्क्ड एरिका। अब आप एनक्वायर्ड ऑफ एरिका भी लिख सकते थे, जो वो इंक्वायरी कर रही थी कि भाई वो पार्टी एंजॉय तो कर रहे थे ना यार, है ना, अगली बार फिर क्या कुछ नया करना है कि वो पार्टी में एंजॉय करें। तो चाहते तो आप आस्क्ड की जगह एनक्वायर भी कर सकते थे, तो पर एनक्वायर यूज करते तो उसके साथ ऑफ यूज करना पड़ता, तो ऐशा एनक्वायर्ड ऑफ एरिका, ठीक। पर अगर आस्क्ड लिखना है तो आस्क्ड एरिका, ठीक। फिर इफ या वेदर, जो चाहो, तो ऐशा आस्क्ड एरिका इफ, दे का दे ही रहेगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होता। इफ दे वर का क्या होगा, तो भाई ये दे वर एंजॉइंग द पार्टी, ये है पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इफ दे हैड बीन हो जाएगा, वर का हैड बीन, सीधे सीधे हैड तो आएगा ही आएगा और बीन भी आएगा। इफ दे हैड बीन एंजॉइंग द पार्टी, फुल स्टॉप। ऐशा आस्क्ड एरिका इफ दे हैड बीन एंजॉइंग द पार्टी, वेदर दे हैड बीन एंजॉइंग द पार्टी, ठीक, दोनों सही है। फिर फ्रेडरिक आस्क्ड फातिमा इफ, फ्रेडरिक आस्क्ड फातिमा इफ, ओ, अब क्या बनेगा बताओ। डू यू रिमेंबर मी, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। चलो, और यू का क्या बनेगा, यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू फातिमा, और मी विल चेंज अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक।
तो मी फ्रेडरिक के हिसाब से चेंज होगा, यानी कि थर्ड पर्सन में जाएगा, ही शी में, चूंकि फ्रेडरिक जेंट्स में आता है मेल इसलिए ही, और मी का थर्ड फॉर्म अगर करेंगे तो हिम होगा, ठीक। और यू का फातिमा के हिसाब से, फातिमा लेडी है तो शी हो जाएगा। तो फ्रेडरिक आस्क्ड फातिमा इफ शी रिमेम्बर्ड हिम, ठीक। यहाँ डू का लोप हो जाता है, डू खत्म हो जाता है, डू के लिए रिप्लेसमेंट में कोई वर्ड नहीं आता। वर का तो हो रहा था बीन, ठीक, लेकिन डू का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता, डू खत्म ही हो जाता है पूरी तरह से। तो फ्रेडरिक आस्क्ड फातिमा इफ शी रिमेम्बर्ड हिम, डज में भी ये रूल लगेगा। तो गणेश आस्क्ड गायतोंडे इफ गौरव, गिगल का गिगल्ड हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट क्वेश्चन। तो गणेश आस्क्ड गायतोंडे इफ गौरव गिगल्ड एट, माई का हिज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट गणेश यानी कि थर्ड पर्सन है। तो इफ गौरव गिगल्ड एट हिज जॉक्स, जॉक्स। चलो नेक्स्ट है, हरीश सेड टू हितेश, तो हरीश आस्क्ड हितेश इफ, अब हैव यू हैंडल्ड द हॉर्स, ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैव का हैड हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इफ यू का, यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से चलते हैं, ऑब्जेक्ट हितेश थर्ड पर्सन है, तो हरीश आस्क्ड हितेश इफ ही हैड हैंडल्ड द हॉर्स, फुल स्टॉप। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हरीश asked Hitesh if he had handled the horse। आया बच्चों, पक्का? चलो 8 सेंटेंस हो गए हमारे, 2 बचे हैं, एक तो हैड का बचा है और एक डिड का बचा है ना। चलो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट या लिख लिया, बढ़ो आगे। हरीश said to Hitesh, have you handled the horse? हरीश asked Hitesh if he had handled the horse। ठीक है, 9 सेंटेंस लिखो। हरीश एच के बाद इलियाना, ओ सॉरी बोल दिया मैं, इलियाना said to इवांका, इवांका को जानते हो आप, ट्रम्प की बेटी है इवांका ट्रम्प, और इलियाना डिक्रूज को तो सब जानते हैं। तो इलियाना said to इवांका, हैड इंदिरा रूल्ड इंडिया, हैड इंदिरा गांधी का इंदिरा रूल्ड इंडिया, क्या इंदिरा गांधी ने इंडिया पे रूल किया था? ओ ये ब्लू से लिख दिया मैंने डायरेक्ट, कोई बात नहीं, एक डिड का भी लिख लो। इसको मैं एक और इसी से बना लेता हूँ, आय से, इंदु सेट टू इंदर, डिड यू नोटिस हर। चलो ये डायरेक्ट, अभी ब्लैक से इनडायरेक्ट कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो इलियाना आस्क्ड इवांका इफ इंदिरा हैड रूल्ड इंडिया, इनडायरेक्ट स्पीच। क्यों भैया? तो पास्ट परफेक्ट रिमेन्स पास्ट परफेक्ट, कोई चेंज ही नहीं होता है, तो टेंस तो बदला ही नहीं हमने, है ना। तो इलियाना आस्क्ड इंदिरा, इलियाना आस्क्ड इवांका, यहाँ पे सेट टू का आस्क कर दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के उसकी जगह इफ लगा दिया, या वेदर भी लगा सकते थे, इफ चलेगा। इफ, अब हैड बाद में आएगा, इंदिरा पहले आएगा, क्योंकि अगर मैं वैसा का वैसे ही लिख दूं कि इलियाना आस्क्ड इवांका इफ हैड इंदिरा रूल्ड इंडिया, तो फिर तो क्वेश्चन ही हो जाएगा।
और क्वेश्चन ही तो नहीं बनाना है डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर क्वेश्चन ही बना दिया तो फिर वो डायरेक्ट स्पीच से कन्वर्ट ही नहीं हुआ इनडायरेक्ट में। आया समझ में? इसीलिए पहले इंदिरा आएगा फिर हेड आएगा, ऐसा लिखने से वो एसर्टिव या डिक्लेरेटरी सेंटेंस बन जाएगा। मैंने कहा था ना करते करते बता दूंगा। तो इलियाना आस्क्ड इवांका इफ इंदिरा हैड रूल्ड इंडिया। टेंस का चेंज नहीं किया है क्योंकि पास्ट परफेक्ट रिमेन्स पास्ट परफेक्ट। लास्ट सेंटेंस, इंदु सेड टू इंदर। तो इंदु आस्क्ड इंदर, क्वेश्चन है, हमको पता है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसलिए आस्क कर दिया। तो इंदु आस्क्ड इंदर इफ, अच्छा यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है? इंदर, इंदर तो जेंट्स में आता है, मेल है। तो इंदु आस्क्ड इंदर इफ ही, अच्छा ये टेंस कौन सा है? डिड यू नोटिस हर, डिड यू नोटिस हर मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। ओ तो पास्ट परफेक्ट में तो हैड आएगा। तो इंदु आस्क्ड इंदर इफ ही हैड नोटिस्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आता है। इफ ही हैड नोटिस्ड हर, हर का हर ही रहेगा, क्यों? थर्ड पर्सन प्रोनाउन डज नॉट चेंज, थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो का वही रहता है। इफ ही हैड नोटिस्ड हर, इनडायरेक्ट स्पीच। हेल्पिंग वर्ब से सॉरी, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले तकरीबन जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, हर तरह की क्वेश्चन के हमने प्रैक्टिस किया है। परफेक्ट जा रहे हैं? चलो अब WH वाले जो वर्ड्स हैं उनके एग्जांपल लेते हैं नए पेज पे। WH वर्ड्स क्वेश्चंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। एग्जांपल्स, पहला, कौन कौन से WH वर्ड्स लेंगे सर हम? एक बार लिख दो आप, मैं लिख देता हूँ। मोस्टली कौन कौन से लेने वाले हम लेंगे? व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हिच, हाउ, व्हाई, व्हिच, whose, whom, whose, whom, एटसेट्रा। इतने में काम हो जाएगा हमारा। कितने हो जाएंगे ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, काफी है, 8 सेंटेंस है ना। ये WH वाले वर्ड्स हैं। चलो पहला लेते हैं। कहाँ तक हो गया था हमारा? इंदु सेट टू इंदर, आए वाले दो ले लेते हैं हमने, इलियाना और इंदु दो। चलो स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, करते जाना मेरे साथ साथ। जिग्नेश, अगर कोई गुजराती होगा तो वो जिग्नेश को जिग्नेश भी बोल सकता है, एच का प्रोनाउंसिएशन वहां पे नहीं होता है इसके बाद, मतलब श का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। तो जिग्नेश, ए जिग्नेश ऐसे। तो जिग्नेश सेट टू जिग्ना, बहुत फेमस नाम है गुजराती में, जिग्नेश सेट टू जिग्ना, जिग्ना। व्हाट वाज जयेश डूइंग, व्हाट वाज जयेश डूइंग, कॉमा इनवर्टेड कॉमा। सेकंड क्वेश्चन, कुणाल सेट टू, कुणाल सेट टू कृति, कॉमा इनवर्टेड कॉमा। व्हेन विल कपूर कम बैक, कपूर कब फिर से आएगा? कपूर मतलब वो आरती वाला कपूर नहीं है, सरनेम है किसी का, मिस्टर कपूर कर लेना आप। व्हेन विल मिस्टर कपूर कम बैक, सरनेम है ना। चलो तीसरा सेंटेंस लिखो। लक्ष्य सेट टू लालचंद, लक्ष्य सेट टू लालचंद, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। वेयर डिड लालाजी लिव, वेयर डिड
लालाजी लिव। बहुत अच्छा। चौथा सेंटेंस लिखो। महिला सेड टू मिचेल, महिला जयवर्धने क्रिकेटर, सेड टू श्रीलंका का है, मिचेल मिचेल जॉनसन ऑस्ट्रेलिया का, मिचेल मार्श, बहुत सारे मिचेल नाम के, ऑस्ट्रेलिया का। महिला सेड टू मिचेल, मिचेल जॉनसन फेमस बॉलर, फास्ट बॉलर। हाउ फास्ट कैन यू बोल, हाउ फास्ट कैन यू बोल। महिला ने मतलब ही इज ए बैट्समैन, तो उसने मिचेल से कहा कि चल बता कितनी तेज बॉल डाल सकता है, तू डाल, कितनी तेज बॉल डाल सकता है। तो महिला सेड टू मिचेल हाउ फास्ट कैन यू बोल, है ना। चल पहले ये चार करते हैं, ये डायरेक्ट है चारों, इनके इनडायरेक्ट करेंगे हम। पैटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं, तकरीबन एक जैसा रखते हैं अपन, कोई कंफ्यूजन ना हो ताकि। जिग्नेश सेट टू जिग्ना, तो बोलो बच्चे लोग, जिग्नेश आस्क्ड जिग्ना। अब रूल ध्यान दो, डब्ल्यू एच वर्ड नहीं हटता, डब्ल्यू एच वर्ड अपनी जगह पे ही रहता है, याद आया रूल। इन प्लेस ऑफ दैट, दैट की जगह हम दैट यूज नहीं करते, इफ या वेदर यूज करते हैं। कब, अगर हेल्पिंग वर्ब वाला हो तो। और दैट की जगह हम अगर डब्ल्यू एच वाला क्वेश्चन हो तो उसमें उस डब्ल्यू एच वर्ड को ही कंजंक्शन के तौर पे यूज कर लेते हैं, जोड़ने वाला। तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और उसकी जगह डब्ल्यू एच वर्ड वहीं रहेगा। ठीक, देखो सॉरी, तो क्या बनेगा, जिग्नेश आस्क्ड जिग्ना व्हाट। अच्छा, व्हाट के पास वॉज लगाऊंगा मैं अगर, तो क्या बनेगा, जिग्नेश आस्क्ड जिग्ना व्हाट वाज जयेश डूइंग। तो ये तो क्वेश्चन वैसे का वैसे ही हो जाएगा, व्हाट वाज जयेश डूइंग, ये तो क्वेश्चन ही हो जाएगा। और रूल ये है कि डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन इनडायरेक्ट स्पीच का असर्टिव सेंटेंस बन जाना चाहिए। ठीक, तो इसलिए व्हाट के बाद वॉज नहीं आएगा, व्हाट के बाद जयेश आएगा फिर वॉज आएगा। ठीक, और चूंकि व्हाट वॉज जयेश डूइंग ये कौन सा टेंस है, पहले टेंस का रूल देखो। तो ये तो टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ सही है सर, पास्ट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन आता है और वर्ब का एनजी फॉर्म आता है, तो फिर क्या आएगा, जिग्नेश आस्क्ड जिग्ना व्हाट जयेश हैड बीन डूइंग। अब ये क्वेश्चन नहीं रहा, अब ये असर्टिव सेंटेंस हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में, व्हाट जयेश हैड बीन डूइंग। जिग्नेश आस्क्ड जिग्ना व्हाट जयेश हैड बीन डूइंग, व्हाट हैड जयेश बीन डूइंग, तो ये तो क्वेश्चन ही हो जाएगा। क्वेश्चन ही तो नहीं बनाना है, इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या बनाना चाहते हैं इसको, हम बनाना चाहते हैं इसको असर्टिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, चलो अगला, कुणाल सेड टू कृति, कुणाल आस्क्ड कृति, है ना। वेन अपनी जगह ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड वही रहता है, कंजंक्शन बन जाता है। कुणाल आस्क्ड कृति वेन, वेन अब विल का वुड होगा, लेकिन डायरेक्टली वेन के बाद वुड लिख देंगे तो क्वेश्चन ही बन जाएगा वो तो, और क्वेश्चन ही तो नहीं बनाना है। तो कुणाल आस्क्ड कृति वेन मिस्टर कपूर पहले आएगा, फिर विल का वुड, वेन मिस्टर कपूर वुड कम बैक। कुणाल आस्क्ड कृति व्हेन मिस्टर कपूर वुड कम बैक। अगला, लक्ष्य सेड टू लालचंद, तो लक्ष्य आस्क्ड लालचंद, वेयर का वेयर ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, वेयर कंजंक्शन का काम करेगा। अब लक्ष्य आस्क्ड लालचंद वेयर, ओह अब डिड है इसमें, वेयर डिड लालाजी लिव, LIVE लिव है वो, LI यानी लाइन नहीं है, LIVE लिव है, वेयर डिड लालाजी लिव। अब ये क्वेश्चन कौन से टेंस में, वेयर डिड लालाजी लिव, ये क्वेश्चन है पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट यानी कि हेड आएगा वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब। बहुत अच्छा, तो इसका क्या बनेगा, लक्ष्य आस्क्ड लालचंद वेयर लालाजी हैड लिव्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, वेयर लालाजी हैड लिव्ड। लक्ष्य आस्क्ड लालचंद वेयर लालाजी हैड लिव्ड।
आया। अगला, महिला सेड टू मिचेल, तो क्या बनेगा? महिला आस्क्ड मिचेल क्या? हाउ फास्ट कुड ही बोल। अभी कैन का कुड हो जाता है, ये वाला रूल हमारा अभी हुआ नहीं था। तो महिला आस्क्ड मिचेल हाउ फास्ट कुड ही बोल। एक सेकेंड ना। हाँ अब ठीक है ना। हाउ फास्ट ही कुड बोल। अच्छा, यू का ही क्यों हुआ? यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, मिचेल लड़का है, ही। ठीक, तो महिला आस्क्ड मिचेल हाउ फास्ट। अब कैन अगर वहीं रख देंगे तो क्वेश्चन ही हो जाएगा, इसलिए पहले ही आएगा, यू का ही बन के आएगा, फिर कैन इधर जाएगा बाद में, और कैन का कुड होगा, तो इसका इंडायरेक्ट क्या बना? महिला आस्क्ड मिचेल हाउ फास्ट ही कुड बोल। कैन का कुड होता है, देखो मे का माइट कैन का कुड, ये रूल अभी बाकी है बताना।